हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। मैं पढ़ा रही हूँ कक्षा 6 की साइंस, जिसका चैप्टर है तीसरा और नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, क्या नाम है? तंतु से वस्त्र तक। और मेरा नाम है ज्योति गुप्ता। उसके पहले जो 2 चैप्टर हो गए हैं, साथ में आपकी मैथ भी चल रही है और बाकी अदर सब्जेक्ट भी चल रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पे पढ़ाने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि वो ये है कि हमारे चैनल पे एक बम्पर प्राइज़ चल रहा है, बम्पर ऑफ़र चल रहा है। क्या करना है आपको, 1 महीने तक मतलब 30 जुलाई तक, ठीक है, 30 जुलाई तक आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हमारे चैनल को। क्या करना होगा आपको, एक दिन में कम से कम 15 ग्रुप में शेयर करना होगा। अगर आप 15 से कम करते हैं तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे टोटल काउंट करके, उसको ये बम्पर गिफ्ट दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अगर आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ेगा, ये सब फ्री है आपके लिए। अगर आप ये चाहते हैं गिफ्ट पाना तो क्या करना है आपको, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कराना है। और तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आप पढ़ाई तो ये है हमारा चैप्टर 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, और तो शुरू करते हैं यहाँ से हमारी क्लास। तो यहाँ पे लिखा हुआ, पहली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। मतलब पहली जो थी और बूझो जो था, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, अपने इनके स्कूल में जो विज्ञान प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता थी उसमें कौन सा पुरस्कार जीता? पहला पुरस्कार जीता। फिर कह रहे हैं वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। ठीक है, वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं और कुछ संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम है। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने जो पैसे जीते थे पुरस्कार में, उससे उन्होंने सोचा कि वो अपनी मम्मी पापा के लिए कपड़े लेंगे। जब वो कपड़े लेने गए तो वह वहाँ बहुत कंफ्यूज हो गए। फिर ठीक है, दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े जो हैं सूती हैं, कुछ जो हैं कृत्रिम संश्लिष्ट हैं, मतलब कि बने हुए हैं। फिर क्या हुआ कि उसके पास ऊनी मफलर और शॉल भी थे। ठीक है, दुकानदार के पास ये भी था। दुकान में बहुत सी रेशम साड़ियाँ भी थीं। ठीक है, दुकान में बहुत सी रेशम साड़ियाँ भी थीं। पहली तथा बूचो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने ऊनी मफलर और सूती साड़ी खरीदी। क्या किया कि वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे वो कपड़े खरीदने को लेकर अपनी माँ बाप के लिए। तो फिर उन्होंने अंत में क्या खरीदा? मफलर और सूती साड़ी खरीदी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कपड़े की दुकान दिखाई है। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेड शीट मतलब बिस्तर पर बिछाने वाली जो चादर होती है, बेड शीट, ठीक है, आगे क्या है की दुकान है, जैसे कि ये कपड़ों की दुकान है। बेड शीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी विशेष वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट के रूप में की थी। क्या आप इन वस्त्रों में कुछ पहचान कर सकते हो? तो क्या हुआ कि उन्होंने ये सब चीज़ें तो खरीद ली। उसके बाद उन्होंने वो दुकान में घूमने लगे। फिर घूमते घूमते उन्होंने देखा कि यानी मफलर किसी और चीज़ का, साड़ी किसी और चीज़ की, तहमल किसी और चीज़ का, कुर्ती किसी और चीज़ की, बेडशीट किसी और चीज़ का, हर चीज़ के जो कपड़े थे वो अलग अलग थे। तो वो उन्होंने अपने हिसाब से उन चीज़ को वर्गीकृत कर लिया। ठीक है, ऐसे ठीक है। आगे देखते हैं वस्त्रों में विविधता। अब वस्त्रों में विविधता क्या है? जैसे उन्होंने क्रियाकलाप दिया है पहला, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण करो। ठीक है, फिर क्या करना है, सिलाई के बाद बचे जो कपड़े होते हैं उनकी कतरन जो होती है वो इकट्ठा करनी है, आपको उनसे ले लेनी है। कपड़ों की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके स्पर्श का अनुभव करना है। मतलब जो कतरन जो होगी अलग अलग कपड़ों की होगी, वो आपको स्पर्श करना है, उसको अनुभव करना है कि कितना अलग है वो, तो आपस में कितने अलग हैं कपड़े। फिर कह रहे हैं दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर
सूती, रेशमी, ऊनी, संस्कृत का लेबल लगाने का प्रयास करो। मतलब आपको अब क्या करना है, दर्जी से पूछना है कपड़ों के बारे में, जो जो कपड़े जो हैं वो उसका लेबल लगा लेना है ताकि आपको याद रहे कि कौन सा कपड़ा कौन सा है। फिर ये कह रहे हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं, मतलब ये जो कपड़े होते हैं कैसे कैसे बनते हैं, ये कह रहे हैं क्या आपको जानना चाहते हैं। फिर कहते हैं जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या आपने देखा, मतलब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमको थोड़ा ही देखकर हमको महसूस हो जाता है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या विशेषता है, वो छूने में कैसा लगता है। ऐसा थोड़ी ना है तो आप उसको पूरा ही कपड़ा छूते हैं, बस थोड़ा सा टुकड़ा ही तो छूते हैं। फिर दूसरा क्रियाकलाप ये है, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। मतलब वही टुकड़ा आपको लेना है जिस पर आपने पहला क्रियाकलाप किया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए, इसे बाहर खींचिए। ठीक है, क्या करना है, उसका आपको एक धागा खींचना है उसका, जैसे कि यहाँ पे ये खींचते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है, तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे से बाहर खींच सकते हो। मतलब अगर तागा नहीं दिख रहा है तो किसी सुई की वगैरह किसी चीज़ की सहायता से आप इसको बाहर निकाल सकते हो। हम यहाँ देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे किससे बनते हैं, मतलब ये जो जैसे कि कपड़ा है, या आप आसानी से देख सकते हो कि एक एक चीज़ से एक एक धागे से मिलकर हमारा कपड़ा बनता है। ठीक है, ये अब ये सोच रहे कि जो धागे हैं अब वो कैसे बनते हैं, वो आइए देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें लिखा हमारा तंतु, ये हमारा क्रियाकलाप 3 है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकाल दिया, इस तागे के टुकड़े को मेज पर रख दिया। मतलब ये धागा है जो मेज पर रख दिया। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। मतलब इसके एक सिरे को क्या किया है, अंगूठे से दबाना है, जैसे कि ये पकड़े हुआ है। ठीक है, अंगूठे से दबाइए। फिर कह रहे हैं तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र के अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। मतलब क्या है कि अब आपने धागा पकड़ लिया, फिर उसको नाखून से आप क्या करने, खरोंचने लगे हैं। क्या करने लगे हैं, खरोंचने लगे हैं। खरोंचने से क्या, जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये धागे उसके अंदर से भी धागे पतले पतले निकलने लगे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। फिर अब इधर देखते हैं हमारा इधर क्या लिखा हुआ है। फिर कहते हैं सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। मतलब जब सुई से निकाल रहे होंगे तो एक ही धागा थोड़ी ना, धागे ख़राब भी हो रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको टूटते हुए नज़र आ रहे होंगे पतले पतले धागे। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। मतलब हमारा ये जो धागा होता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा धागा भी पतली पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमारा धागा भी ये सब, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एक धागे को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, हम तंतु कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वस्त्र जो होते हैं किससे मिलकर बनते हैं, तागों या धागों से मिलकर बनते हैं, तथा तागे भी और तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये तंतु कहाँ से आते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि ये तंतु जो होते हैं कहाँ से आते हैं। फिर कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु जो होते हैं पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब जो पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई और जूट पटसन पातिसों, मतलब रुई तथा जूट जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, पादपों से प्राप्त होती है। तथा तंतुओं के तंतुओं से के उदाहरण है। ठीक है, मतलब रुई और जो जूट होती है हमको पादपों से मिलती है। फिर ये कह रहे हैं ऊन तथा रेशम जो होती है किससे मिलती है, जंतुओं से मिलती है। ऊन जो होती है भेड़ तथा बकरी की कार्तिन ऊन से प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है, भेड़ तथा बकरी से।
फिर आगे देखते हैं, फिर ये कह रहे हैं इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। किससे खींचा जाता है? रेशम का जो कीड़ा होता है उसके कोकून से निकाला जाता है। फिर ये कहते हैं हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग ही किया जाता था। मतलब पहले जो वस्त्र हमारे बनते थे किसके बनते थे? जो प्राकृतिक तंतु जो होते थे उनसे ही बनते थे। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। मतलब अब क्या है, अब जीव जंतुओं के अलावा अब किससे हम यानी नायलॉन वगैरह जो होता है वो इंसान कृत्रिम बनाता है। मतलब खुद ही अपने सोच के बनाया है उसने कि उसमें किसी तरह का जंतुओं और पादपों का कोई यूज नहीं है। ठीक है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है। ये कह रहा है पूजों ने यहाँ दिखाई दी कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है। मतलब यहाँ पे कुछ वस्तुएं जो हैं उसको उसने कहाँ देखा है? संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। मतलब ये जो है कि कौन पहनता था? इन्हें योद्धा पहनते थे। यह जानना चाहता है कि क्या ये किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं? तो वो सोच रहा है कि ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ पादप जंतु, अब बात करी जा रही है कुछ पादप जंतुओं की, जैसे कि रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? मतलब लैंप के लिए बत्तियां बनाई हैं उसको जलाने के लिए। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप उपयोग में लाते हैं। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। मतलब लैंप की जो रुई बनाते हैं उस रुई को हम तकियों में भी भरते हैं, गद्दों में भी भरते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने इसका परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी होती। किससे बनी होती? मतलब रुई को हमें क्या करना है? बिल्कुल फुला लेना है, फिर उसको ध्यान से देखना है। रुई में भी वह छोटे छोटे धागे नज़र आते हैं, उनको क्या कहते हैं? तंतु ही कहते हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। कहाँ से आती है? खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। किससे? कपास के पौधों से, जहाँ की मृदा काली होती है और जलवायु उष्ण होती है। मतलब कि फिर क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हो जहाँ हमारे देश की कपास की कृषि की जाती है? तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो रुई होती है किससे उगाई जाती है? कपास के पौधे से उगाई जाती है। ठीक है, वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। और जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण जलवायु होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। मतलब कपास के जो फल होते हैं जिन्हें कपास गोलक कहते हैं, कैसे होते हैं? नींबू के बराबर होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाता है। मतलब जब बीज जो होता है पूरा बन जाता है, ठीक है, तो अपने आप ही टूटकर खुल जाएगा। फिर कपास तंतुओं से ढके जो बिलौने होते हैं, कपास के बीज जिन्हें कहते हैं, उन्हें देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों में इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। मतलब जब ये फूल खिल जाते हैं तो इस तरीके से हमको ये दिखाई देते हैं, जैसा लगता है कि यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है। ये जैसे कि यहाँ पे कपास का खेत दिखाया गया है। ठीक है, इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती? काली मिट्टी चाहिए होती है। और कैसी जलवायु चाहिए होती है? उष्ण जलवायु चाहिए होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन मतलब इनको कैसे हम निकालते हैं? इनको हाथों से तोड़कर हमको पेड़ों से लेते हैं। फिर कहते हैं इसके पश्चात कपास से बीज को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब उनमें बीज भी होते हैं इस रुई के साथ साथ, तो इन बीजों को अलग किया जाता है। इन प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो मतलब ये जो बीजों को अलग करना और पेड़ों से कपास को निकालना, तो इसको क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। मतलब पहले क्या होता था, कपास जो होती थी हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे मशीन लेकर कपास को साफ़ कर रहा है।
आगे है हमारा जूट, क्या कहते हैं इसे? पटसन। जूट को पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो पटसन तंतु जो होती है, जूट जो होती है, उसको जूट का पौधा या पटसन पेड़ होता है उससे प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो पटसन की खेती कब की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। फिर ये कहते हैं सामान्यतः पटसन जो होता है की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, मतलब जब उसमें पुष्प आ जाते हैं तो उसको काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। मतलब काटने के पश्चात क्या करते हैं, इनको कुछ दिनों तक हम जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से तने जो होते हैं गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। फिर उन्हें निकाल कर अलग कर लिया जाता है। अब क्या कहते हैं, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे ये कैसे किया जाता है, मतलब ये कह रहे हैं कि वस्त्र बनाने से पहले इनको कैसे परिवर्तित कर लिया जाता है? तंतुओं में परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे कि ये हमारा पटसन का पेड़ दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब पेड़ को काट लिया जाता है उसके बाद इनको क्या कर दिया जाता है? पानी में डुबो दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद इनको अलग अलग करके इनको वो धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब हमारा आता है क्या? रुई से तागा बनाना। किससे तागा बनाना? रुई। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रुई को लंबा लंबा खींच दिया, ठीक है, फिर ये हमारा धागा टाइप में बन गया। या इन्होंने चरखा का यूज किया है रुई से धागा बनाने का। और एक कतली भी आती थी, कतली से भी बनाया जाता था। तकली या कतली ऐसा कुछ, तकली शायद नाम था। फिर सूती तागे की कताई। किसकी? सूती तागे की कताई। अब क्या कह रहे हैं, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि ये आदमी बना रहा था। अब क्रियाकलाप 4 है, इसमें क्या कर रहे हैं, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे से रुई को बाहर की ओर खींचिए और रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। मतलब क्या करना है कि जैसे कि ये पकड़ा है, एक हाथ में आपको रुई लेनी है और धीरे धीरे इस वाले हैंड से आपको वो रुई है खींचती रहनी है और साथ में आपको मोड़ते भी रहना है, रुई को घुमाते भी रहना है, ऐंठन भी उसमें करनी है, तभी वो धागा बन पाएगा। फिर कहते हैं रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और वो क्या बन जाता है, तागा बन जाता है। अब ये कहते हैं कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ, हाँ तकुआ, ठीक है, हस्त तकुआ का भी उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। फिर हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली अन्य एक युक्ति क्या है, मतलब हाथ से ही चलने वाली एक और युक्ति है, उसे हम चरखा कहते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, रुई से हमको धागा बनाती हैं, रुई से धागा बनाने वाली चीज़ है। जैसे कि ये तकली यहाँ पे दिखाई गई है, आइए इसको पूरा दिखा देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारी क्या है, कतली है, सॉरी तकली है, कतली मैं बोल रही हूँ बार बार। फिर यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। मतलब महात्मा गांधी ने क्या किया था, उन्होंने कहा था आप विदेशी सामान ना खरीदो, वो ठीक है, विदेशी कपड़े मत पहनो, आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथ से धागा बुनो, फिर उसके जो बने हुए वस्त्र होते हैं उसको पहनो, मतलब स्वदेशी माल पहनो। फिर अब ये क्या कह रहे हैं, खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में क्या किया था, 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था। क्या किया था, एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। मतलब जब बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं उनमें ये हाथ से थोड़ी ना काम किया जाएगा, उनमें हम मशीनों से ये काम किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। मतलब जब कताई हो जाती है, धागे हमारे बन जाते हैं, उस धागे से क्या किया जाता है, हमारे वस्त्र बनाए जाते हैं। अब ये कहते हैं तागे से वस्त्र। अब तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ होती हैं। इनमें से 2 प्रमुख विधियाँ बताई, जैसी कि एक है बुनाई, ठीक है, और दूसरी क्या है, दूसरी अभी आपको बताते हैं, दूसरी है विशेष प्रकार की बुनाई, ठीक है, अभी बताते हैं आपको, पढ़ते।
तो पहली हमारी क्या है, पहली है हमारी बुनाई। यह कहते हैं क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है से मिलकर बनते हैं। मतलब क्या करना होता है कि वस्त्र के जो दो सेट होते हैं उनको घुमाकर एक धागा बनाया जाता है। तागों को 2 सेट जो होते हैं आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज़ की पट्टियों की बुनाई का प्रयास करते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया, आगे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये एक पट्टी इधर चल रही है, एक पट्टी इधर चल रही है। इस तरीके से ही हमारे कपड़े बुने जाते हैं। या अपने कागज़ से इस चीज़ को बना भी सकते हो। तो हमारा क्रियाकलाप है 5वां। आइए इसमें क्या लिखा है देखते हैं। भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लेना है। दोनों में से 3 सेंटीमीटर की लंबाई और 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई का वर्गाकार शीट लेना। वर्गाकार शीट का मतलब चौकोर कागज़ लेना है। फिर कह रहे हैं अब इन दोनों शीटों को आधा आधा मोड़ना है। एक शीट पर दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचनी है, दूसरी शीट पर यही करना है, लेकिन उसके दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटना है। मतलब एक पर तिरछी काटनी है तो एक पर सीधी काटनी है। फिर क्या करना है, उसको खोल कर फैला लेना है और एक शीट की पट्टियों को अलग अलग करके दूसरों के कटावों, ये जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 2 कागज़ लिए हैं, उनको एक को इस तरीके से काटा है और एक को इस तरीके से काटा है। ठीक है, इस तरीके से आपस में फंसाते हुए हमको ये बनाने हैं। फिर कहते हैं चित्र से दिखाए गए अनुसार बुनिए। मतलब ये चित्र में दिखाया गया है, ऊपर वाले चित्र में दिखाया गया उस तरह हमको करना है। फिर पट्टियों से बुनने के पश्चात का नमूना दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि बुनने के बाद ये ऐसा हो जाता है। इसी तरह ही हमारे कपड़े जो होते हैं वो बुने जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहे हैं, इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र भी बुने जाते हैं। तागे वस्त्र में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। तो वस्त्रों की बुनाई किस पे की जाती है, करघों पे की जाती है। जैसे कि ये हथकरघा है, ये हाथ से वस्त्रों की बुनाई कर रही हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, करघे या हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित। मतलब ये जैसे हाथ से कर रही हैं तो इसे हस्तकरघा कहा गया, और जो मशीन प्रचालित होता है उसे मशीन द्वारा प्रचालित हस्तकरघा कहा जाता है। और ये देखो बुनाई की जा रही है, ये भी किससे की जा रही है, ऊन से की जा रही है। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से की जाती है। मतलब बुनाई भी ऐसे स्वेटर जो बुनाई किससे ऐसे की जाती है, 2 तीलियों के प्रयोग से। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। मतलब ये जो बुनाई है हाथों से भी हो सकती है और मशीनों से भी हो सकती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने के विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। मतलब इन वस्त्रों का उपयोग हम ये सब बुनाई क्यों करते हैं, हम वस्त्रों के लिए तो करते हैं। वस्त्र का क्या करते हैं, वस्त्रों को हम पहनते हैं। अभी ये लड़की कह रही है, पहली जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है। इन तंतुओं का उपयोग सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है। मतलब जो हमारा नारियल के जो निकलते हैं, ठीक है, लकड़ी जैसी, उसके भी वस्त्र बनते हैं। ठीक है, वो भी काफ़ी गर्म होते हैं। वही लड़की पूछ रही कि आपने ऐसे वस्त्र देखे हैं। फिर आगे चलते हैं, ये यहाँ पे क्या कहती हैं देखते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि वस्त्र सामग्री का इतिहास। किसका, वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब बताते हैं, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। मतलब प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल मतलब जो पेड़ होते हैं उसकी ऊपरी जो परत होती है वो बड़ी बड़ी पत्तियों और जंतुओं की चर्म तथा समूर से अपने शरीर को ढकते थे। मतलब जंतुओं की जो खाल होती थी, जो समूर होते थे, उनसे अपने शरीर को ढकते थे। और तब उन्हें वस्त्र बनाने का ज्ञान नहीं था, तब वो ऐसा करते थे। अब ये कह रहे हैं, कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ
तथा डालियाँ बनाना सीखा। क्या किया है कि फिर उन्होंने समुदाय में जब बसना आरंभ कर दिया, मतलब जो वे ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिए, लोगों के साथ रहना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे उनका दिमाग बढ़ा। फिर उन्होंने घास को बुनकर चटाइयाँ बनाई, टोकरी बनाई। फिर लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों से आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। फिर इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। मतलब धीरे धीरे उनका जो प्रोसेस था वो यानी उनका दिमाग जो था उस चीज़ की ओर अग्रसर हो गया। पहले उन्होंने क्या किया, चटाइयाँ बनाई, डलियाँ बनाई, फिर ये इस तरीके से वो ऐंठन देकर लड़ियाँ, बड़ी बड़ी लड़ियाँ बनाने लगे, जिससे उन्होंने वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया। पूर्व में भारतवासी जो थे रुई से बने वस्त्र पहनते थे। कि जो हम भारतवासी जो लोग थे वो कैसे वस्त्र पहनते थे, पूर्व में रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो कहाँ ये रुई कहाँ उगाई जाती है, जो कहाँ उगाई जाती थी, गंगा नदी के निकटवर्ती जो क्षेत्र होते थे वहाँ पे उगाई जाती थी। अब ये कह रहे हैं फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। और मतलब ये कह रहे हैं फ्लैक्स जो होता है वो भी एक पादप होता है। इन्होंने एक दिया है ग्राफ, क्या है, कपास गोलक को ओटते हैं, ओटने से क्या मिलता है, रेशा मिलता है, रेशे की हम कताई करते हैं, कताई से हमको धागा मिलता है, और इन चीज़ की बुनाई करने से या बंधाई करने से हमको क्या मिलता है, वस्त्र मिलता है। अब ये कह रहे हैं प्राचीन मिस्र, किसकी बात कर रहे हैं, प्राचीन मिस्र की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या है प्राचीन मिस्र। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो प्राचीन समय में भारत में जो कपास कहाँ उगाई जाती थी, गंगा नदी के पास, और मिस्र में क्या किया जाता था, कहाँ पे, निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी ये कृषि, फ्लैक्स की कृषि नील नदी के पास की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उन दिनों मतलब पुराने समय की बात है, तो लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। मतलब क्या करते थे, कपड़ा जो होता था वो जो कपड़ा ही बनाते थे उसको ऐसे ही डाल लेते थे, उससे ढक लेते थे अपने शरीर को। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। मतलब क्या करते थे, कई तरीके से उसी कपड़े को लपेट लेते थे, जिससे उनका पूरा बॉडी जो होता था वो ढक जाता था। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के वस्त्र तैयार किए। मतलब जब सुई का आविष्कार कर लिया उन्होंने, तब उन्होंने कपड़ों को सिलना भी चालू कर दिया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कि यानी इतना सब कुछ हो गया, सुई का आविष्कार हो गया, मशीनों का आविष्कार हो गया, फिर भी आज हमारे भारत में क्या होता है, हमारी माँ होती है, हमारी जो घर की औरतें होती हैं, वो सिर्फ एक कपड़ा ही होता है, उसको इस तरीके से पहनती हैं कि वो एक सुंदर सा रूप ले लेता है, एक सुंदर वस्त्र का रूप ले लेता है। ऐसे ही लुंगी को आदमी लोग पहनते हैं, वो भी एक सुंदर पहनावे का रूप ले लेता है। इतना सब कुछ होने के पश्चात यही हमारी परंपरा है, ठीक है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे वस्त्रों, पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में विभिन्नता देखने को मिलती है, वैसे ही हमारे कपड़े के पहनने की चीज़ों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। अब ये क्या कह रही है, प्रमुख शब्द जैसे रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, धागा, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है, एक कपड़े से रिलेटेड है, ठीक है। एक वस्त्र के जो निर्माण की चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड है। तो आज जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और तो जाने से पहले आपको बता दें कि भाई हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई पैसा नहीं चाहिए। बस आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा देना है। गुरु दक्षिणा में क्या आपको करना है, हमारे जो चैनल हैं, ठीक है, उनको आपको ज़्यादा से शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो आप शेयर तो करेंगे ही। फ़िलहाल क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सारे चैनल्स, हमारे जो चैनल में आप जाएंगे, हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे, उनको भी सब्सक्राइब करना है, और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो जैसे स्टडी को उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आपको बता दें, आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देख लीजिए, आपको हिंदी में इतने अच्छे से पढ़ाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। आप मेरे को अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाइए यूट्यूब पर, आप देख लीजिए, हिंदी में पढ़ाने वाला कोई
मुझसे अच्छा टीचर मिल जाए तो कहना है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद चैनल्स पे देखा है कि लोग थोड़ा पढ़ाते हैं फिर छोड़ देते हैं, इतना पढ़ाया उतना पढ़ाया और कोई भी चीज़ तो समझाते नहीं हैं। मैं पूरा पढ़ाती हूँ, एक एक पॉइंट बताती हूँ, समझाते हुए चलती हूँ। आप अगर पढ़ते होंगे मुझसे तो आपको पता होगा, और आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में तो आपको आपके अदर्स जो विषय हैं उनके सारे चैप्टर जो हैं मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको बता दें इन चैनल्स में हमारे क्या हैं बाकी के जो चैनल हैं। तो हमारा जो पहला चैनल है जोजेस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अपना दिमाग बढ़ाना चाहते हो, क्रिएटिव बनना चाहते हो तो इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा चैनल है जोजेस क्राफ्ट, जैसे घर के शादी के कार्ड हुए, नैपकिन वगैरह हुई, वो टिश्यू पेपर हुए, इन सब चीज़ों से आप घर के सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें बना सकते हो। तो इन सब जो वीडियोज़ हैं उनमें यही सब है। और तीसरा चैनल जो जिस टेस्ट समझती है, ये बच्चों के लिए चैनल है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो भाई कर लीजिए। और आपको जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया, हमारे चैनल पे ये बम्पर ऑफर चल रहा है। इसमें क्या करना है, 1 महीने तक 30 जुलाई तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कम से कम आपको एक दिन में 15 लोगों को शेयर करना है। ये आपको काम 30 दिन तक करना है। जो जितने सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनको ये बम्पर प्राइज़ मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में बस। और सारी काउंटिंग जो होगी मैं करती रहूँगी। ठीक है, उनके नाम भी अनाउंस किए जाएंगे। तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर के साथ क्या, अभी मुझे इसका एक्सरसाइज भी कराना है नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।